everyone, this is GM Intro सुष्मिता त्रिपाठी and I welcome you all to the official YouTube channel of Olive Board। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था, कुछ दिन पहले क्या फ्राइडे की हमारी क्लास हुई थी जिसमें हमने देखा था इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर बहुत ज्यादा मनी आ जाती है मार्केट में तो उसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा हाई होने लग जाती है, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाता है बट हमारी करेंसी की वैल्यू डाउन हो जाती है। इवेंचुअली उसकी वजह से बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, ऐसी बहुत सारी नौबत आती है। कई बार ये आगे बढ़कर लीड कर सकता है रिसेशन को, ठीक है। फिर अगर ये नहीं रोका गया तो और भी ज्यादा डिप्रेशन जैसी नौबत आ सकती है। इन सब से बचने के लिए जरूरी है कि जब भी मार्केट में पैसे ज्यादा जाए तो उसे कम किया जाए, ठीक है। तो इन सबको कैसे कंट्रोल किया जाता है, सबसे पहले देखिएगा, मार्केट में अब अगर कभी भी मनी ज्यादा है, ठीक है, तो इस मनी से मार्केट में डिमांड कौन करता है? इस मनी से मार्केट में डिमांड करने वाली होती है कस्टमर। और कस्टमर को ये मनी का सोर्स क्या होता है कस्टमर के लिए? बैंक, ठीक है। मनी का सोर्स कस्टमर के लिए होता है बैंक, इजंट इट। अब उसी की वजह से कहीं ना कहीं बैंक के पास मनी आ रहा है तभी तो वो कस्टमर के पास जा रहा है, ठीक है। बैंक ने कहा कि हमने लोन कम पे कर दिया, ठीक है। एक सिनेरियो हुआ कि बैंक ने कहा हमने लोन इंटरेस्ट बहुत कम कर दिया, बहुत सारे लोग पहुंच गए और लोन लेना शुरू कर लिए। तो ये सारी नौबत ना आए इसलिए जरूरी है कि कस्टमर्स की डिमांड को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। कस्टमर की डिमांड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्फ्लेशन आने के इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने के चांसेस है। इन्फ्लेशन आना इज नॉट करेक्ट, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा उसका एक ज्यादा चांस हो जाता है। तो ये सब कंट्रोल किया जा सके इसलिए बेसिकली दो बॉडीज वर्क करती हैं, एक होती है हमारी गवर्नमेंट और दूसरी होती है आरबीआई। ये दोनों अपने अपने एंड से वर्क करती हैं। ये सोचती हैं कि जो मनी है मार्केट में इसको क्या किया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सके। मनी का सप्लाई, इसको कंट्रोल में रखा जाए, बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, क्योंकि ज्यादा होने से भले इन्फ्लेशन हाई हो जाएगी, अगर कम हो गई तो मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी, डिमांड कम होने लग जाएगी, कंपनीज बर्बाद होने लग जाएंगी, बहुत सी और प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओवरऑल इन सबको देखने के लिए आरबीआई और सरकार क्या करती है, अपने अपने एंड से पॉलिसीज बनाती है, ठीक है। देखो, कभी भी कस्टमर डायरेक्ट आरबीआई तक तो जाता नहीं है। कस्टमर डायरेक्ट किस तक जाएगा? बैंक तक, आरबीआई तक तो जा ही नहीं सकता है। इसलिए आरबीआई को पता है कि अगर आरबीआई कस्टमर तक पैसे कम करना चाहती है तो कहीं ना कहीं आरबीआई को सहारा किसका लेना होगा? बैंक का। आरबीआई बैंक के सहारे कस्टमर्स की जो मनी कंट्रोल, कस्टमर की जो डिमांड है, कस्टमर के पास जो मनी है उसको बढ़ा सकती है या उसको कम कर सकती है। मार्केट में डिमांड आप लोग सीधे कह सकते हो, मार्केट में डिमांड को बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए आरबीआई को किस तक पहुंचना होता है? बैंक तक। अब आरबीआई बैंक तक कैसे पहुंचे? आरबीआई बिल्कुल पहुंच सकता है, आरबीआई तो बैंक्स का रेगुलेशन कर रहा है तो क्यों नहीं पहुंच सकता है, ये तो बिल्कुल ये काम कर सकता है, ठीक है। तो आरबीआई इन तक पहुंचने के लिए एक नए तरीके की नीति बनाती है जिसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। ये जो नीति ये बनाते हैं इसे हम क्या नाम दे देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी का मुख्य काम होता है हर चीज के प्राइस को स्टेबल रखो, इन्फ्लेशन को एक रेंज में रखो और मार्केट की ग्रोथ भी साथ में होती रहे। तो आप दो चीजें कह सकते हो, मेन काम जो मॉनेटरी पॉलिसी का होता है वो दो होता है। पहला आप लोग कहोगे प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है, या आप लोग कह सकते हो डिमांड को कंट्रोल में रखो प्लस ग्रोथ। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, ठीक है। इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है आरबीआई के अंदर एक कमिटी, वो हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो जरा मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लें। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। मैक्रो क्यों? क्योंकि ये पूरे नेशन के लेवल पर आती है, ठीक है। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जिसको आरबीआई बनाता है, ठीक है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी वो टूल्स होते हैं जिससे जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करता है? सस्टेन करने देता है, साथ ही साथ में ओवरऑल जो सप्लाई ऑफ मनी है इसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आप कह सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सस्टेन करने देता है, सप्लाई ऑफ मनी या फिर प्राइस स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमी लेवल पर आता है जिसके लिए आरबीआई ये वर्क करता है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, ओके। खैर, अगर हम भारत में बात करें, इन जनरल जो ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है वही तो बनाएगा जिसके पास में अथॉरिटी होगी मॉनेटरी की, है ना। मॉनेटरी अथॉरिटी तो आरबीआई के पास है, हमने देखा भी था आरबीआई के फंक्शंस में, आरबीआई के मेन फंक्शंस में मॉनेटरी अथॉरिटी थी, ठीक है। क्योंकि इनके पास में अथॉरिटी है तो मॉनेटरी पॉलिसी भी यही बनाएगा, ओके। जरा ध्यान दो, in India, monetary policy of RBI is aimed at managing the quantity of money in order to meet the requirement of different sectors, ठीक है। RBI implements the monetary policy,
यहां तक ये बातें आप लोग जरा ध्यान दो। अब हम तब से देख रहे हैं कि हाँ भाई आरबीआई इसको बनाता है, आरबीआई इसको बनाता है, कितने कितने तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से बनती हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी, एक होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशनरी, एक होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सपेंशनरी, this is a monetary policy that aims to increase the money supply in the economy by decreasing interest rate, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मैंने आपसे क्या कहा, मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होना भी खराब है, मार्केट में बहुत कम पैसा होना भी खराब है। बहुत ज्यादा जैसे अभी के हाल देखो, अभी लगातार क्या किया जा रहा है, कहा जा रहा है इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है, उसे कम करना, उसे कम करना है, लोगों के पास की डिमांड को कम करो, बहुत जरूरी है। तो अभी उसको कम किया जा रहा है ना। लेकिन कोविड का टाइम था जब कहा जा रहा था लोग डिमांड करनी बंद कर दिए हैं, तो इसको थोड़ी हाई करने की जरूरत है, ठीक है। तो उस टाइम पर पैसे दिए जा रहे थे अलग अलग सेक्टर को ताकि लोगों में डिमांड बढ़ सके। तो अलग अलग फेज से कोई भी इकोनॉमी जाती है, कभी बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, कभी बहुत कम होते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो किस समय कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी यूज की जाती है ये हमें देखना है। पहले हम इसमें देख रहे हैं एक्सपेंशनरी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मकसद होता है कि जो मार्केट की मनी सप्लाई है इसको क्या किया जाए, एम्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, ठीक है। तो इसका मकसद यही होता है मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना। जैसे आप कह सकते हो कोविड के टाइम पे लगातार मार्केट में मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहे थे ताकि हम लोग क्या कर सके, अलग अलग सेक्टर्स को पैसे दे सके, उसमें डिमांड बढ़ा सके, ओके। तो आप लोग, ये होगी एक्सपेंशनरी, जो एक्सपेंड कर रहा है मार्केट को, सप्लाई बढ़ा रहा है, पैसे दे रहा है, ठीक है। एक्सपेंड का मतलब फैल रहा है, ठीक है। तो ये फैलने वाली मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। अगला हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी। तो जो कॉन्ट्रैक्शनरी होता है इसका मकसद होता है डिक्रीज द मनी सप्लाई in the economy. It can be achieved by raising interest rates, selling government bond and increasing reserve requirement for bank. The contractionary policy is utilized when the government wants to control inflation level. जैसे अभी की बात मैं आपसे करूं तो अभी लगातार कहा जा रहा है इन्फ्लेशन एक बहुत ही मतलब एक स्तर से ज्यादा हो चुका है, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है, लोगों के हाथ में लोगों की डिमांड कम करने की जरूरत है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, लगातार मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक कर रहा है और लगातार जो है रेट्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। किसी भी तरह से आरबीआई का मकसद यही है कि मार्केट में जो पैसे हैं उसको कम किया जाए। तो कस्टमर तक पहुंचना है, किसकी मदद लेगा, बैंक के, ठीक है। बैंक के ऊपर प्रेशर डालेगा, प्रेशर वो जाएगा कस्टमर के ऊपर, इवेंचुअली सारी लिक्विडिटी अपने आप कम होने लगती है। तो ये जो टाइम है ये है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, जब मनी सप्लाई को कम किया जाता है, जो अभी का टाइम है ये कॉन्ट्रैक्शनरी है, ओके। खैर अब जरा हम लोग थोड़ी और बातें करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया। एनीवे देखो, हम लोग तब से देख रहे हैं कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और आरबीआई का इसके पीछे क्या मकसद होता है। लेकिन आरबीआई तो एक संस्था है, आरबीआई तो ये बनाएगी नहीं। तो आरबीआई के अंदर कौन होता है जो ये बनाता है, मैंने आपको बताई थी एक बात कि आरबीआई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। मैंने कितने बताए थे आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 21। आरबीआई के अंदर 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कि आरबीआई से रिलेटेड सारे के सारे अफेयर्स को गवर्न करते हैं। इनका ये काम होता है, ये 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, ठीक है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी कौन बनाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी पहले तो अलग तरीके से हुआ करती थी, 2016 से कुछ चेंजेस किए गए। तो एक कमिटी बैठाई गई उर्जित पटेल जी की, उर्जित पटेल जी की कमिटी बैठाई गई और पूछा गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी किस तरीके से अपना काम करना चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने दिन मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी वो कमिटी होगी जो मॉनेटरी पॉलिसी तय करेगी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मार्केट में कितने पैसे भेजने हैं, कितने पैसे कम करने हैं, इसको देखने का काम ये कमिटी करेगी। अब ये जो कमिटी होगी आपकी, इस कमिटी के अंदर कुल 6 सदस्य होंगे। कितने, 6, ठीक है। जरा देखिएगा, इन्होंने बताया इस कमिटी के अंदर कुल 6 सदस्य होंगे। एक सेकेंड ना, 6 सदस्य कैसे होंगे, ये होंगे आपके पहले तो गवर्नर आरबीआई के, ओके। दूसरे होंगे कोई भी एक डिप्यूटी, जो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं उनमें से एक डिप्यूटी गवर्नर रहेंगे जो मॉनेटरी पॉलिसी के इंचार्ज रहेंगे, ठीक है। फिर एक होते हैं आरबीआई के अंदर के ही सदस्य जिन्हें वहां की सेंट्रल बोर्ड नॉमिनेट करती है। कुल 6 सदस्य में से ये 3 सदस्य देखिएगा, एक आरबीआई के चेयरपर्सन रहेंगे, इनकी सीट फिक्स है, जो भी चेयरपर्सन बनेगा वो हमेशा इनके एक सदस्य होंगे, ठीक है। अगला एक डिप्यूटी गवर्नर, ठीक है। तो डिप्यूटी गवर्नर्स टोटल 4 होते हैं, उसमें से एक पक्के से यहाँ पे रहेंगे। फिर एक उन्हीं में से आरबीआई के कोई एक ऑफिसर रहेंगे जिन्हें वहां की बोर्ड तय करके भेजेगी कि आप यहाँ जा सकते हो। ये 3 सदस्य हो गए आरबीआई के, ये फिक्स रहते हैं, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पे आपके शक्तिकांत दास जी हैं, यहाँ पे आपके एमडी पात्रा हैं और यहाँ पे आपके राजीव रंजन है।
और 3 ऐसे सदस्य होंगे जिन्हें सरकार अपॉइंट करती है। तो फिलहाल में वो 3 सदस्य कौन है? प्रोफेसर आशिमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, डॉक्टर शशांक भिड़े। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 3 और 3 6। तो ये जो होंगे ये तो फिक्स होंगे, इन्हें सरकार अपॉइंट करती है ओके अपने टाइम से। खैर, क्या एमपीसी को कहीं पे आरबीआई के एक्ट में मेंशन किया गया है? किया गया है। कहां पर? सेक्शन 45 जेबी, ठीक है, ZZ, ठीक है, सेक्शन 45 ZB जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, ये एक एम्पावर्ड 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी सजेस्ट किया है। और इसको जो बनाया गया था, इस तरीके की 6 मेंबर्स की मॉनेटरी पॉलिसी जो नई तरीके से शुरुआत की गई थी इनकी, ये शुरुआत की गई थी। द फर्स्ट सच एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन सितंबर 29, 2016 और इनकी जो पहली बैठक हुई थी वो अक्टूबर में कराई गई थी 2016 में। ठीक है, खैर, इसके मुताबिक एक और भी बात आप लोग याद रखे रहिएगा कि इसके मुताबिक एक और बात आप लोग याद रखे रहिएगा, members referred to 4 to 6 above will hold office for a period of 4 years or until the further order is received, ठीक है, whichever is earlier। तो ये 4 से 6 वाले जो आपके मेंबर्स हैं इनका टर्म 4 इयर्स का होता है। ठीक है, अगला देखो, जो एमपीसी है ये डिटरमिन करेगी कितना आपका इन्फ्लेशन होना चाहिए, कितना आपका रेपो होना चाहिए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये जो कमिटी है इनकी बैठक साल भर में कम से कम 4 बार तो होनी चाहिए। कम से कम कहा गया, होती तो 6 बार है लेकिन इसमें कहा गया कम से कम 4 बार होनी चाहिए। इसके अलावा कोरम क्या होनी चाहिए इस मीटिंग की? इसकी जो कोरम रिक्वायर्ड है वो है 4 मेंबर्स की, कि 4 मेंबर्स होंगे तभी हो सकते हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। फिर कभी भी मान लो अगर ऐसा होता है 6 मेंबर्स है ना, 3 ने हाँ कहा 3 ने ना कहा, आप क्या करेंगे? उस केस में जो हमारे गवर्नर है इन्हें अथॉरिटी दी जाती है कि आप क्या कर सकते हो। गवर्नर किसी के वोट को रूल आउट नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते तुम्हारा वोट हम नहीं मानेंगे। गवर्नर टाई के केस में अपनी तरफ से बता सकते हैं कि उन्हें क्या कहना है, ये उनका पावर होता है। ठीक है, तो ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी हो गई। हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी होती है इसके 6 सदस्य हैं फिलहाल में। ठीक है, जो अभी न्यू तरीके से कंस्टिट्यूटेड आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है, इसके बारे में सितंबर 29, 2016 को बताया गया था। 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई के होंगे, 3 बाहर से होंगे। बाहर से जो होंगे उन्हें सरकार अपॉइंट करेगी 4 साल के लिए। इसके अलावा एमपीसी को साल भर में कम से कम 4 बार मिलना होगा। कोरम इनकी क्या रहेगी? 4 सदस्य की। फिलहाल में क्या होती है? बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी। बाई मंथली का मतलब समझ लो जो हर 2 महीने में एक बार मिलती है। एक और चीज होती है बिन बादल बरसात, तो कभी कभी ये बिन बादल बरसात कर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा है कि इनकी मीटिंग तो अभी शेड्यूल नहीं है लेकिन एकदम से आगे, जैसे कोविड के दौरान किया था, एकदम से मई में मीटिंग बैठा दिया था। फिर अभी रशिया यूक्रेन वार के दौरान किया, एकदम से मई में मीटिंग बैठा दिया। ठीक है, तो ये तब करते हैं जब ऐसे इस चीज की कभी जरूरत पड़ती है। खैर, इनकी बैठक होती है बाई मंथली, जो कि कब से कब तक होती है? अप्रैल में पहली की जाएगी, अप्रैल के बाद नेक्स्ट होती है जून में, फिर होती है अगस्त में, फिर होती है अक्टूबर में, नेक्स्ट दिसंबर में और फिर फरवरी में। तो याद रखिएगा मॉनेटरी पॉलिसी की पहली बैठक फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल में होती है। अगर कैलेंडर ईयर आएगा तो फेब होगा। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में पहला आपका अप्रैल होता है और लास्ट आपका फेब होता है। ठीक है, क्योंकि आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर अब सरकार के अकाउंटिंग ईयर से क्या किया जा चुका है? सिंक किया जा चुका है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बातें तो आप सभी लोगों को अब तक समझ आई होंगी। ओके, खैर, ये तो हमने देखा कि हाँ क्या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का क्या मकसद होता है, क्या ये करती हैं। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं आपके सामने, इसको आप लोग एक बारी पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब जरा देखो, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी कुछ समय पहले, उन्होंने क्या डिसाइड किया था? क्योंकि इन्हीं का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी की रेट्स को देखना प्लस इन्फ्लेशन टारगेट्स को देखना। तो इन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट्स को क्या बनाया था? देखो, इन्होंने बताया कि जो इनके एंड से टारगेटेड सीपीआई है इन्फ्लेशन रेट का, ये है 4%। ठीक है, इनके एंड से। इसके अलावा जो अपर टॉलरेंस रहेगा, यानी कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन अपने देश में जिस चीज को हम लोग टॉलरेंस लेवल के अंदर कहेंगे, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन उस टाइम पर उसे बहुत तेजी से कंट्रोल करने की जरूरत रहेगी। ठीक है, तो ये इन्होंने रखा 6% लोअर, कि क्योंकि इन्फ्लेशन ना तो बहुत ज्यादा अच्छा है ना बहुत कम अच्छा है, मिडिल में अच्छा है। तो अगर बहुत कम हुआ तो भी चिंता की बात है। लोअर में कितना इन्होंने कहा? लोअर में कहा गया 2%। ठीक है, सीपीआई आप लोग देख सकते हो, ये नॉट सच थिंग इंपॉर्टेंट। एक चीज देखिएगा, टारगेटेड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट पीरियड अप टू मार्च 31, 2026। तो 2021 से लेके 2026 तक का जो आपका ईयर रहेगा, इसमें इन्फ्लेशन रेट को इन्होंने क्या टारगेट किया है?
4 ±2%, ये इतना रहेगा, यानी कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 6, 9 से ज्यादा 9 से कम, दैट इज नॉट समथिंग गुड जो हमारे वहां पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया इनका इन्फ्लेशन टारगेट। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी सबसे पहले हमने पढ़ा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, ये मैं आपको बताई थी फ्राइडे के चैप्टर में। इन्फ्लेशन क्या होता है, ज्यादा हो गया तो क्या होगा, कम हो गया तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पर से। इन्फ्लेशन के बाद मैंने आपको बताया कि कभी भी इन्फ्लेशन ज्यादा या कम ना हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनती है। मॉनेटरी पॉलिसी चूंकि यहाँ पे वही बना सकेगा जिसके पास में मॉनेटरी अथॉरिटी है देश की, वो किसके पास है, आरबीआई के पास। तो इस मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने का जिम्मा होता है आरबीआई का। अब आरबीआई तो पूरी एक संस्था है, इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, तो इसको बनाने का काम किसका होगा, इसके लिए एक अलग से कमेटी बैठाई जाती है जिसको हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इनको बनाने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45ZB में सब लिखा हुआ है। इस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 6। इनकी बैठक होती है हर 2 मंथ्स में। रिक्वायर्ड तो है कि साल भर में कम से कम 4 बार हो, लेकिन हर 2 महीने पे इनकी बैठक होती है, ठीक है। इस 6 सदस्य में से 3 होते हैं आरबीआई के और 3 होती हैं सरकार की, तो ये 6 हो जाती है। इनके चेयरपर्सन कौन हो जाते हैं, आरबीआई के आपके गवर्नर, ठीक है। तो ये बातें तो मैंने आपको बता दी अभी तक। अब हम देखेंगे कि हाँ देखो, तब से हम लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं और हमने ये देखा कि हाँ ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, इन्फ्लेशन टारगेट करती है कि इन्फ्लेशन कम रहे, बहुत ज्यादा डिमांड ना बढ़े, बहुत कम ना हो, ठीक है। लेकिन ये ऐसा करेगी कैसे, ठीक है। जैसे अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना है तो मैं पढ़ाऊंगी कैसे, कोई जरिया होना चाहिए ना जिससे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो मुझे ऑनलाइन क्लास मिली जिससे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। यानी कि मेरे लिए मैं जो क्लास ले रही हूँ इसका जो एक प्लेटफॉर्म है या मैंने जो टूल इस्तेमाल किया है क्लास लेने के लिए वो है ऑलिव बोर्ड की क्लासेस, है ना। ऑलिव बोर्ड की ऑनलाइन चैनल के थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी मेरी क्लास के लिए जो मैंने टूल का इस्तेमाल किया है वो ऑलिव बोर्ड का चैनल है ना। वैसे ही अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी चाहती है मार्केट में डिमांड को बढ़ाना या कम करना, तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी टूल का इस्तेमाल करेगी। जैसे मेरे लिए ये चैनल है, वैसे इनके लिए कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि या तो ये अपने टूल्स का, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है ये क्या करती है, ये मॉनेटरी को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी टूल्स का इस्तेमाल करती है। ये टूल्स कितने तरीके के हो सकते हैं ये हम बात करते हैं जरा, ठीक है। देखो ये हो गए मॉनेटरी पॉलिसी के आपके टूल्स। एक होती है जिसे ये कहते हैं कि हम इन्हें क्वालिटेटिव कह रहे हैं, और एक होती है जिन्हें ये कहते हैं कि हम क्वांटिटेटिव कह रहे हैं, ठीक है। तो एक हो गई जो क्वालिटेटिव कहलाती है, एक हो गई जो क्वांटिटेटिव कहलाती है, ठीक है। जैसे मैं आपका लेती हूँ, एक रेगुलर सेशन होता है और एक सेशन होता है जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो जो रेगुलर सेशन होता है उसका डिफरेंट पैटर्न है, वो डिफरेंट रीजन से चल रहा है। जो स्पेशल है वो किसी एग्जाम को फोकस करके है, किसी पर्टिकुलर रीजन से, है ना। तो इस तरीके से लेते हैं। वैसे ही आरबीआई की जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का इस्तेमाल करती है तो 2 तरीके से पहले उनको बांटा जाता है, कहा जाता है क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है यहाँ पे नंबर्स का कोई खास लेना देना नहीं है, ठीक है। यानी किसी तरीके की सेमिनार होगी उसमें आरबीआई बताएगी कि हमारा मकसद ये है कि हम अभी इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, तो आप भी हमारे साथ में कुछ यहाँ पे क्या करिए, इस बात को समझिए और कंट्रोल करने में कोशिश करिए। मतलब कह सकते हो क्वालिटी वाइज होता है, कुछ ऐसे अलग से नहीं होता है। इसके अलावा होता है क्वांटिटेटिव। तो ये आरबीआई सीधा क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिफाई करे नंबर्स में। तो आरबीआई कहेगा 100 करोड़ मुझे दो, 200 करोड़ मुझे दो, चलो मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्ट रेट फेंक रहा हूँ 4% का, मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ 6% का, यानी यहाँ सब नंबर्स में चलता है। लेकिन यहाँ नंबर में ना होकर के दूसरे तरीके होते हैं उसी मार्केट में पैसे को कम या ज्यादा करने के, ठीक है। एग्जाम में ये आता है, सब लोग इसे छोड़ देते थे कि ये नहीं आता, लेकिन एसबीआई के एग्जाम में इसे पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन था एलटीवी, एंड एवरीवन वाज लाइक एलटीवी क्या होता है, कभी सुना ही नहीं है, ये तो बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। तो हमें ये दोनों नहीं छोड़ना है, हमें ये दोनों कवर करना है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, हम पहले देखेंगे क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज्यादा चीजें कवर करता है, इसे देखना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में एक को इन्होंने डायरेक्ट कहा है, एक को इन्होंने इनडायरेक्ट कहा है, ठीक है। डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है। जब भी ये बैंक से, मैंने क्या कहा, मार्केट में अगर कभी भी मनी सप्लाई को बढ़ाना या कम करना है, मनी सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी कस्टमर की। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ाएगा कम करेगा बैंक, लेकिन बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, आरबीआई के पास से।
यानी देखो ये लीड ये मीडिएटर है और ये मेन सोर्स है ना, डिमांड को बढ़ाने घटाने का ये लीड है। लेकिन तो अगर इसको पब्लिक तक पहुंचना है, इनकी डिमांड को बढ़ाना घटाना है, तो पहले इन्हें जाना होगा बैंक तक, तब जाकर के पहुंचेंगे पब्लिक तक, क्योंकि ये रास्ता तो ये ले नहीं सकते हैं। आरबीआई तो सीधा पब्लिक तक जा ही नहीं सकता है। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है, लोगों के अकाउंट नहीं खोलता है, ये बैंक्स के अकाउंट खोलता है। ठीक है, तो ये पहले बैंक्स के ऊपर कुछ पाबंदियां डालेगा जो फर्दर पब्लिक तक उसको पहुंचाएंगी। ठीक है, जब बैंक के ऊपर एकदम डायरेक्ट कहता है कि इतने पैसे मुझे चाहिए ही चाहिए, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट। और इन्होंने इशारे में कहा हमने तो रेट बढ़ा दिया, अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब जैसे बैंकों ने आपको कह दिया कि आपके ऊपर इतनी पेनाल्टी लगी, आप हमें पे करिए। ठीक है, तो आपको भरना पड़ा, लेकिन बैंक ने कहा हमने होम लोन बढ़ा दिया, आपको चाहिए लोन लो, नहीं चाहिए मत लो। वैसे आरबीआई भी करता है कि भाई हमने नया रूल लाया, इतने पैसे लाके जमा करो। ठीक है, ये क्या हो गई, ये वसूली हो गई। इनकी वसूली अच्छे रीजन से होती है। और ये इन्होंने कहा हमने अपना रेट बढ़ा दिया, चाहिए लोन तो लो, नहीं चाहिए मत लो। बैंक्स क्या करेंगे, बैंक्स को तो आरबीआई के पास जाना है ना। तो जब डायरेक्ट हुआ डायरेक्ट हो जाता है, जब इनडायरेक्ट हुआ इनडायरेक्ट हो जाता है। डायरेक्ट के कितने टूल्स होते हैं? सीआरआर, एसएलआर, रिफाइनेंस। इनडायरेक्ट के रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, एमएसएफ, बेस रेट, एमसीएलआर, ओएमओ, एमएसएस, और ये आपका आ गया है एसडीएफ। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टूल्स हैं। ओके, तो चलो आज हम इतना रखते हैं। कल के सेशन से फिर हम देखेंगे सीआरआर, एसएलआर एंड ऑल अदर थिंग्स। ठीक है, तो कल के सेशन से हम लोग सीआरआर पढ़ेंगे, एसएलआर पढ़ेंगे, एनडीटीएल क्या है, रिपोर्टिंग फ्राइडे क्या है, और बाकी सारे टूल्स को पढ़ेंगे। ये काफी अच्छी फिगर है, इससे आप लोगों को बहुत इजीली समझा जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे मैम पीडीएफ से मत पढ़ाओ। मैं तो पीडीएफ से जान के पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा आसानी से समझ आ जाए, आपके पास नोट्स हो। इनफैक्ट जैसे ही मेरा ये वीडियो खत्म होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग अ न्यू ई बुक फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे आप लोग आसानी से ग्रास्प कर सको। ठीक है, तो वो भी हम मार्केट में जल्दी लॉन्च करेंगे। एनीवे, ये आपकी अभी ऑलिव बोर्ड की 10th एनिवर्सरी चल रही है। बहुत ही खतरनाक टाइप की एनिवर्सरी है। पहली बार ऑलिव बोर्ड ने 60% ऑफ दिया है, बहुत बड़ी चीज है। इसके पहले मैक्सिमम कुछ हुआ था 55 होता था, नहीं तो 45। इस बार आपको 60% ऑफ मिल रहा है। ठीक है, लाइक अगर आप सोचते हो कि आप लोगों को हमारे साथ में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, और आप सोचते हो कि कोर्सेज भी चाहिए, टेस्ट सीरीज भी चाहिए, हाई लेवल टेस्ट, प्री का, मेंस का, सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, हमें एलपीएस भी देना है, सब चाहिए, तो आप लोग हमारी बैंकिंग सुपर एलीट ज्वाइन कर सकते हो। बैंकिंग सुपर एलीट अभी क्या है, 10 महीने का आप लेते हो तो 10 मंथ्स का आपको कितने में मिल जाएगा, 1959, और 18 मंथ्स का आपको 2599। ठीक है, तो आप लोग जो भी चाहो इसमें से परचेज कर सकते हो। रिमेंबर टू यूज कूपन कोड SUSHMITA, इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, देन ये आप लोग देख लो, ये विद्या बैच है मेरी। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ में मिलकर और पढ़ सको, बिकॉज मैंने आपको बताया यहाँ मेरे साथ में थोड़ा सा टाइम का कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो मेरी ये विद्या बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तो बहुत ही लो प्राइस हो चुका है 60% ऑफ के बाद से। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो बिल्कुल इसे ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एनीवे, अब ये देखो, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना सेशन को। कोई दिक्कत दुख परेशानी हो नीचे कमेंट में जरूर बताना। सेशन अच्छा लगा हो तो वो भी बताना, और ई बुक का आइडिया अच्छा लगा हो तो वो तो जरूर बताना। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे। आज की टीएनए मैं ले रही हूँ सुबह 8 बजे वाली। इन जनरल मेरी करंट अफेयर्स रात के 10 बजे होती है, तो वहां आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। जितनी अच्छी बैंकिंग अवेयरनेस है उतनी ही अच्छी करंट अफेयर्स है। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन द सेशन एट 10 PM इन द नाइट। नाउ हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, लव यू, बाय बाय।